गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सोल्व पेपर सोल्व कराएंगे। 2001 का एक पेपर है, सोल्व कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन, डिफाइन कीमोथेरेपी, एनाफाइलेक्सिस, पैसिव इम्यूनिटी, हीमोफीलिया, एम्बोलिज्म, कोलेसिंथेसिस, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, पेरिटोनियल डायलिसिस, न्यूमोथोरेक्स। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इनको आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद में राइट नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए पेशेंट विथ हेड इंजरी। हेड इंजरी के पेशेंट का केयर प्लान बनाना है, एनसीपी बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। उसके बाद में डिस्कस कोलिलिथेसिस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। कोलिलिथेसिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है, डिफाइन करना है, एटियोलॉजी, साइन, सिम्टम, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर लिखनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बर्न। बर्न से आप क्या समझते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न और नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद बर्न। व्हाट इज द कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर क्या है, साइन सिम्टम क्या है, उसके बाद में इसका मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द नर्सिंग ऑफ द पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम नर्सिंग केयर क्या दी जाती है वो लिखनी थी। उसके बाद में राइट नोट्स, केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, चेस्ट ट्यूब के बारे में लिखना है, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटीज, फ्रैक्चर हो गया तो क्या नर्सिंग केयर करेंगे, और नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कोलोस्टोमी, और कोलोस्टोमी वाले पेशेंट की नर्सिंग केयर क्या करेंगे। तो अब वापस फर्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? सिंपल सा आंसर है, कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? कीमोथेरेपी द यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल ऑन सेलेक्टिव बेसिस। कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कैंसर सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल यूज में लिए जाते हैं, जो दवाई मेडिसिन यूज है, केमिकल टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल ऑफ सेलेक्टिव बेसिस, उसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस और अदर डिजीज विद केमिकल एजेंट। अगर कैंसर का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस और अदर डिजीज विद केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट के साथ में ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी मेडिसिन है जो आईवी के थ्रू दी जाती है ना। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, एक रेडिएशन थेरेपी होती है, एक कीमोथेरेपी होती है। तो फर्स्ट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि केमिकल टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल एजेंट होते हैं, वो कीमोथेरेपी कहलाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एनाफाइलेक्सिस। तो एन एक्सग्रेटेड हाइपर एक्टिविटी रिएक्शन टू प्रीवियस इंक्रीज एंटीजन। क्या हो जाता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और प्रीवियस इंक्रीज एंटीजन के खिलाफ होते हैं, उसे एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक होती है इम्यूनिटी जो बॉडी इम्यूनिटी होती है एक्टिव और पैसिव, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा है, ए फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एंटीबॉडीज। तो एक फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक फॉर्म है जो बॉडीज में क्या होती है? ट्रांसमिटेड थ्रू नेचुरली बाय प्लेसेंटा ऑफ द फीटस और थ्रू द कोलोस्ट्रम्स ऑफ द इन्फेंट आर्टिफिशियली इंजेक्टेड एंटीसीरम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफिलैक्सिस। यानी माँ के पेट में प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा है, उसके द्वारा बच्चे के अंदर ये इम्यूनिटी क्या है? ट्रांसफर हो जाती है। प्लेसेंटा के द्वारा जो ट्रांसफर होती है वो होती है पैसिव इम्यूनिटी, और मदर के मिल्क के द्वारा भी एक इम्यूनिटी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, ये एक तो प्लेसेंटा के द्वारा और माँ के मिल्क के द्वारा भी ये मिल सकती है, तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद में हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया ए ग्रुप ऑफ हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? एक हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग की बीमारी है, ओनली ऑफ मेल्स इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वन
ऑफ द फैक्टर नेसेसरी ऑफ कोगुलेशन इन ब्लड। इसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है ना, मेल्स इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर नेसेसरी ऑफ कोगुलेशन। जो कोगुलेशन ब्लड का थक्का बनाने के लिए जो फैक्टर होते हैं हीमोफिलिया फैक्टर, उसकी क्या हो जाती है, कमी होने के कारण वो डिजीज होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, हीमोफिलिया डिजीज कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होने के कारण। उसके बाद में एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है, an abnormal circulation condition in which the embolus travel through the blood stream and become the lodged in the blood vessels. Kind of embolism include the fat embolism और air embolism। एम्बोलिज्म की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, एम्बोलिज्म की पूरी डिटेल में आप मेरी क्लास ले सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक ब्लड वेन या आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर थ्रोम्बस बनती है, वहाँ से एक सॉलिड मास, सॉलिड फैट या क्या कर सकते हैं, सॉलिड फैट या कुछ एयर एम्बोलिज्म ट्रेवल करके क्या करता है, एम्बोलिज्म का रूप लेता है, एम्बोलाई एक एम्बोलिज्म का रूप ले लेता है। तो एबनॉर्मल सर्कुलेटरी कंडीशन इन विच एम्बोलाई ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के साथ ट्रेवल करके कहीं पे ये ब्लॉकेज कर देता है, वो एम्बोलाई कहलाता है। उसके बाद में है थोरोसिंथेसिस। थोरोसिंथेसिस क्या होता है, थोरोसिंथेसिस द सर्जिकल परफोरेशन ऑफ द चेस्ट वॉल and pleural space with the needle for the aspiration of fluid for diagnostic therapeutic purpose for removal of specimen of biopsy। इसमें क्या करते हैं, थोरोसिंथेसिस में क्या करते हैं, pleural space with the needle aspiration, जो लंग्स है, लंग्स रहता है, लंग्स के अंदर जो प्लूरल स्पेस है वहाँ से फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है, फ्लूइड को निकाला जाता है, फ्लूइड को निकाला जाता है और एस्पिरेट करके या तो थेरेपेटिक पर्पस या तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए या कुछ जांच के लिए या फिर उसके स्पेसिमेन ऑफ बायोप्सी के लिए भी रिमूव किया जाता है, वो थोरोसिंथेसिस कहलाता है। उसके बाद में है बीटा ब्लॉकर। क्या होती है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है, तो वो क्या करती है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, तो the drugs that block the response of norepinephrine by alpha adrenergic receptor to reduce tone of smooth muscles of peripheral blood vessels, causing increased peripheral circulation, decreased blood pressure। ये बीटा ब्लॉकर्स क्या है, ब्लड बीपी को कम करने के लिए दी जाती है, ये बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। तो ये ड्रग्स ब्लॉक द रिस्पॉन्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर देती है बाई अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के द्वारा, रिड्यूस टोन ऑफ मसल्स और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है मसल टोन, जिसके कारण क्या हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और इंक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन, और पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है और बीपी कम हो जाती है। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आती है जो बीपी को कम करती है। उसके बाद में डायूरेटिक्स, ड्रग्स दैट प्रमोट द फॉर्मेशन और एक्सीलेशन ऑफ यूरिन। ऐसी ड्रग्स आती है जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती है, यूरिन को बढ़ाती है, वो कौन सी ड्रग्स कहलाती है, डायूरेटिक्स ड्रग्स कहलाती है। तो एग्जांपल के लिए कौन कौन सी डायूरेटिक्स ड्रग्स होती है, तो लेसिक्स होती है ना, लेसिक्स होती है, डाइटोर होती है, फ्रूसामाइड्स, हाँ वो लेसिक्स ही है, फ्रूसामाइड जो है वो लेसिक्स ही है। उसके बाद में ऐसी ड्रग्स जो फॉर्मेशन और एक्सीलेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन और एक्सीलेशन को बढ़ाती है, वो डायूरेटिक्स कहलाती है। उसके बाद में पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो पेरिटोनियल कैविटी से जो फ्लूइड निकाला जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। तो ए डायलिसिस प्रोसीजर इज परफॉर्म टू करेक्ट एन इम्बैलेंस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड टू रिमूव टॉक्सिक ड्रग्स और अदर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज द किडनी। तो ये क्या करते हैं, ये डायलिसिस क्या करते हैं, परफॉर्म द करेक्ट और इम्बैलेंस फ्लूइड, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और टू रिमूव टॉक्सिन, और टॉक्सिन बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, और अदर वेस्ट नॉर्मली एक्सक्रिएट बाय किडनी, जो किडनी के द्वारा जो नॉर्मली एक्सक्रिएट होते हैं उनको निकालने के लिए डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। और वो पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा किया जाता है, एब्डोमेन कैविटी के पास पेरिटोनियल कैविटी होती है, वहाँ से नीडल के द्वारा वो डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद में न्यूमोथोरैक्स, द कलेक्शन ऑफ एयर एंड गैस इन प्लूरल स्पेस इज कॉजिंग द लंग्स टू कोलैप्स। न्यूमोथोरैक्स कौन सा होता है, अगर एयर
और गैस का कलेक्शन हो जाए प्लूरल स्पेस के अंदर। जो लंग्स होते हैं, लंग्स में प्लूरल स्पेस के अंदर एयर और किसका कलेक्शन हो जाए, एयर और गैस का कलेक्शन हो जाए, गैस का कलेक्शन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो ये एक एक नंबर की क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर की डेफिनेशन है, सिंपल हो गया। उसके बाद में है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी के अंदर नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है? तो नर्सिंग केयर प्लान सबसे पहला है नर्सिंग असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर पढ़ते हैं अल्टर सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज आईसीपी अनकॉन्शियस स्टेज। इसमें नर्सिंग असेसमेंट में देखा कि इसका अल्टर सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है और पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस स्टेज में है, आईसीपी बढ़ा हुआ है पेशेंट का, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। तो उसको क्या डायग्नोस करोगे, मेंटेनिंग सेरेब्रल परफ्यूजन एडिक्वेसी। उसको उसका जो है सेरेब्रल परफ्यूजन है उसको एडिक्वेट करने के लिए मेंटेन करेंगे। तो क्या केयर प्लान करोगे, मेंटेन और असेस द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियस। सबसे पहले पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, पेशेंट कॉन्शियस लेवल क्या है ना, जीसीएस के द्वारा। ग्लासको गोमा स्केल होता है, जीसीएस स्केल, ग्लासकोमा स्केल, जीसीएस स्केल होती है, जिसके द्वारा पेशेंट का कॉन्शियस लेवल वगैरह चेक किया जाता है। तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। टू मेंटेन पेशेंट एयरवे, और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे। उसके बाद में मॉनिटर इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है आईसीपी है उसको मॉनिटर करते रहेंगे, ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड अवॉइड इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और फ्लूइड का रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, फ्लूइड लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड देने से भी आईसीपी बढ़ जाता है, ठीक है, आईसीपी बढ़ जाता है। मॉनिटर सीबीपी और वाइटल साइंस, सेंट्रल वेन प्रेशर्स मॉनिटर करेंगे और वाइटल साइंस चेक करेंगे, वाइटल साइंस में टीपीआर बीपी वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद में एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड स्लोली, और आईवी फ्लूइड हमेशा उसको क्या करेंगे, स्लो देंगे। इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर को, उसको कैथेटर डाल देंगे, फ्लूइड को वापस निकालने के लिए, यूरिन निकालने के लिए कैथेटर डाल देंगे। उसके बाद में ये प्लानिंग करोगे आप, उसके बाद में इम्प्लांटेशन क्या करोगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे और वाइटल साइन चेक किया, ओवरली वन ओवरली करेंगे, कैथेटराइजेशन डन, जो पुलिस बोला था वो डाल दिया आपने, आईवी लाइन स्लो स्टार्ट कर दी। जो काम कर दिए आपने वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। ये क्यों किए, इसका रैशनल क्या, रीजन क्या था, टू इम्प्रूव डिटरमाइन द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव डिटरमाइन द पेशेंट कंडीशंस, ये टू इंक्रीज O2 सप्लाई, पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाने के लिए, सेरिब्रल इरिटेशन को कम करने के लिए, और इंक्रीज आईसीपी से बचने के लिए, प्रिवेंट टू आईसीपी है ना, इंक्रीज आईसीपी से बचने के लिए ये पोजीशन की, असेस प्रोग्रेस, अवॉइड ओवर हाइड्रेशन, और ओवर हाइड्रेशन से बचने के लिए, अगर ज़्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर हो गया तो भी आईसीपी बढ़ सकता है ना, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। और मेजर यूरिनरी आउटपुट, और पेशाब जो है यूरिन आउटपुट चेक करने के लिए। तो इससे क्या होगा, सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन, और इससे सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन है वो मेंटेन हो जाएगा। ये फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान का एक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू आईसीपी, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू, ये वैसे नर्सिंग डायग्नोसिस होता है और ये होता है गोल। तो इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू आईसीपी, ब्रेन स्टीम इंजरी और अनकॉन्शियस स्टेज, इसमें इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होता है, ब्रीदिंग पैटर्न उसका सही नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, तो मेंटेनिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रिदम और एब्नॉर्मलिटीज, मॉनिटर क्या करना है आपको, रेस्पिरेटरी रेट, उसकी रेस्पिरेशन कैसी है वो मॉनिटर करना है, उसकी रेस्पिरेशन की रिदम कैसी है वो मॉनिटर करना है, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है वो मॉनिटर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वाइटल साइन चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद में इंसर्ट ओरल एयरवे इफ टंग पैरालाइज ऑब्स्ट्रक्ट्स एयरवे, अगर पेशेंट की टंग पैरालाइज हो गई है तो उसको क्या एयरवे डाल देंगे, और एयरवे डाल देंगे, और उससे क्या होगा, ओरल एयरवे डाल देंगे तो O2 थेरेपी गिवन है ना, ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी बॉडी के अंदर। उसके बाद में असिस्ट विथ वेंटिलेटरी असिस्टेंट और इंट्यूबेशन, अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको इंट्यूबेशन कर देंगे, इंट्यूबेट करेंगे, तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन टू बी डन इन दिस कंडीशन, पीटी ट्यूब डालने के लिए
तैयार रहेंगे और इन कंडीशन के अंदर। तो टर्न पेशेंट एवरी 2 आवर गिवन लेटरल पोजीशन विथ हेड टर्न वन साइड। इसके अंदर पोजीशन हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करते हैं, तो लेटरल पोजीशन शुड बी गिवन, पोजीशन देनी है। एलिवेट द हेड एंड, और हेड को एलिवेट करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाना। तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट विल बी चेंज हाफ ओवरली, और हर आधे घंटे से पोजीशन पेशेंट की चेंज करनी है। तो इनका रीजन क्या है? इसका रीजन है, अगर आप मॉनिटर रेस्पिरेट वगैरह वाइटल साइन चेक करोगे तो पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड को चेक कर सकते हो, एडुकेट रेस्पिरेटरी CO2 रिटेंशन वगैरह का पता लगा सकते हो, अनकॉन्शियसनेस का पता लगा सकते हो। अगर ऑटो थेरेपी दोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे इंक्रीज हो जाएगा, और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मोर इफेक्टिव टू परमिट गिव द प्रेशर वेंटिलेशन एस्पिरेशन और ब्रोंकियल सिक्रेशन। और क्या एटीट्यूब डाल देंगे तो वो जो है प्रिवेंट एस्पिरेशन हो जाएगा, एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकते हो, और ब्रोंकियल सिक्रेशन को रिमूव कर सकते हो, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसको रिमूव कर सकते हो। चेंजिंग पोजीशन टू प्रिवेंट बेड सोर, और आप पोजीशन अगर 2 घंटे से चेंज करते रहेंगे तो बेड सोर वगैरह नहीं होगा, इसलिए पोजीशन चेंज करते रहे। एलिवेट हेड टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और हेड को ऊपर उठा के इसलिए रखते हैं कि इंट्राफेशियल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ICP है वो बढ़े नहीं। अगर हेड अपर रहेगा तो ICP कम बढ़ेगा नहीं, अगर ऐसे लोअर कर देंगे तो ज़्यादा चांस है बढ़ने की। तो इसके लिए इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न अचीव, ये इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न इसको अचीव कर लिया आपने। और इसके अंदर क्या कर सकते हो आप? इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर आप सक्शन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग है ना, पेशेंट को सक्शन कर सकते हो। प्रोवाइड O2 थेरेपी, O2 दे सकते हैं। प्रोवाइड O2 अदर थेरेपीज प्रेस्क्राइब, मॉनिटर पल्स, BP, वाइटल साइंस, ये भी दे सकते हैं। और इससे क्या हाइपोक्सिया वगैरह ट्रीट कर सकते हैं। O2 सप्लाई स्टार्ट कर देंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, जिससे क्या है O2 सप्लाई स्टार्ट करेंगे तो हाइपोक्सिया से बचेगा ना पेशेंट। ऑक्सीजन अगर पेशेंट को देंगे तो हाइपोक्सिया नहीं होगा पेशेंट को। और उसके बाद में असेस परफ्यूजन एक्सट्रीमिटीज, और उसके जो एक्सट्रीमिटीज है उसको परफ्यूजन असेस करने के लिए वाइटल साइंस चेक करते हैं। उसके बाद में है अल्टर न्यूट्रिशन फ्लूइड वॉल्यूम। तीसरा है अल्टर न्यूट्रिशन फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इमोबिलिटी, डायलिसिस और सेकेंडरी अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस स्टेज में है और इनडाइजेशन है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन उसका डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू बैलेंस, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्व द साइन सिम्टम ओवर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन। हमेशा पेशेंट के अगर पेशेंट ओवर हाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा है। ओवर हाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाना, डिहाइड्रेशन मतलब कम हो जाना, ठीक है। अगर इन चीज़ को पता लगाने के लिए IV फ्लूइड गिवन अकॉर्डिंग टू ICP फ्लूइड दिया जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक करते हैं, ICP चेक करते हैं, और उसके बाद में IV फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है। अगर बढ़ा हुआ है तो नहीं देते हैं, कम है तो देते हैं। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेट IV फ्लूइड्स प्रेस्क्राइब बाय NG ट्यूब्स, है ना। एडमिनिस्ट्रेट IV फ्लूइड देते हैं और NG ट्यूब फीडिंग भी देते हैं। NG ट्यूब है नेजोगैस्ट्रियल ट्यूब फीडिंग, NG ट्यूब होती है नेजोगैस्ट्रियल ट्यूब फीडिंग देते हैं, तो इनटेक आउटपुट मेंटेन करते हैं और इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे। NG ट्यूब फीडिंग गिवन, इनटेक आउटपुट शुड बी मेंटेन। तो ये टू मेंटेन वाइटल ऑर्गन्स, ये सब करते हैं अपन वाइटल ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए। NG ट्यूब फीडिंग गिवन, बॉल साउंड रिटर्न, एलिवेट द हेड आफ्टर फीडिंग, एस्पिरेट बिफोर ED फीडिंग, प्रिवेंट टू गैस्ट्रिक सिक्रेशन और वोमिटिंग। इसके अंदर क्या करते हैं? NG ट्यूब देने से पहले क्या करते हैं? बाउल साउंड वगैरह रिटर्न आए हैं कि नहीं आए हैं, बाउल साउंड वो है कि नहीं है। एलिवेट हेड, उसके हेड को क्या करेंगे? एलिवेट कर देंगे, जिससे क्या होगा? वो एस्पिरेट ना करेगा ना, वापस एस्पिरेट नहीं कर पाए, इसलिए हेड को एलिवेट करेंगे। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ना हो, वॉमिटिंग वगैरह ना हो, तो इससे क्या है? न्यूट्रिशन जो बैलेंस है वो सुधरेगा, जो इम्बैलेंस हो गया है न्यूट्रिशन वो उससे इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें उसके अंदर और भी आता है रेफरेंस डाइटिशियन। और न्यूट्रिशन इम्बैलेंस के अंदर अपन डाइटिशियन का रेफरेंस ले सकते हैं, वो डाइट प्लान करेगी। सक्शन शुड बी प्रोवाइड, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, और इनटेक आउटपुट चार्ट हमेशा मेंटेन करना चाहिए, जिससे पता चले कितना फ्लूइड बॉडी के अंदर गया है, कितना निकला है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्टर एलिमिनेशन पैटर्न incontinence related to immobility or unconscious stage। तो अटेनमेंट ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल। अब
ब्लैडर और बाउल कंट्रोल के लिए क्या करने पड़ेंगे, एसेस द डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। हमेशा पेशेंट के डायरिया तो नहीं हो रहा है, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, ये चेक करेंगे। तो इसके लिए पेशेंट को कैथेटर डालेंगे यूरिन के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को डायरिया वगैरह है तो डायपर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अनकॉन्शियस ऑफ ब्लैडर, अनकॉन्शियस ऑफ ब्लैडर, अनकॉन्शियस ऑफ ब्लैडर, एक मिनट लेकिन रहने दो, वो स्क्रीन चलेगी, आ जाएगी। एक मिनट, लाइट चली गई है। कहाँ तक हो गया था? हाँ, तो इसके अंदर देखते हैं अपन पेशेंट को कैथेटर, कैथेटराइजेशन, ब्लडर इनकॉन्टिनेंस, एडमिनिस्टर एनिमा इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो एनिमा देंगे, प्रोवाइड कैथेटर केयर और मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो पेशेंट को एनिमा देंगे। तो ये सब चीज़ें करते हैं। इसके लिए बाउल को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, इम्प्रूव द इजी पासेज स्टूल को इजी पास कराने के लिए, टू प्रिवेंट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो इससे क्या, ब्लडर एंड बाउल कंट्रोल अटेंशन, इससे ब्लडर और बाउल जो है कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाद में स्किन इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी, इससे क्या है कि स्किन इंटीग्रिटी हो जाती है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, हिल नहीं पाता है, तो उसके कारण स्किन इंटीग्रिटी हो सकती है। तो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी, कीप द स्किन क्लीन और ड्राई फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इन स्किन इंटीग्रिटी से बचने के लिए स्किन को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो बैक केयर शुड बी गिवन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए पेशेंट की बैक केयर कर सकते हैं, पेशेंट की बैक केयर कर सकते हैं। उसके बाद में टर्न फ्रिक्वेंटली, उस पेशेंट को 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करनी है। उसके बाद में लुब्रिकेंट स्किन इन्वॉल्वमेंट लोशंस वगैरह लगा सकते हैं, टू रिलीव प्रेशर को कम करने के लिए, टू प्रिवेंट इरिटेशन वगैरह को, ड्राइनेस को कम करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद में इंस्पेक्ट स्किन रेडनेस और बेड सोर्स, और स्किन को चेक करना है, उसमें बेड सोर वगैरह तो नहीं हो गया है, स्किन रेड तो नहीं हो गई है। और कट द नेल टू प्रिवेंट, कट द नेल टू प्रिवेंट कट द नेल टू प्रिवेंट, कहाँ गया, कट द नेल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्किन इंजरी, है ना। उसके पेशेंट के नेल भी कट कर देंगे जिससे क्या एक्सीडेंटल स्किन इंजरी ना हो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है रिस्क फॉर रिलेटिंग अल्टर थॉट प्रोसेस अकरिंग सीजर्स वगैरह, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाने के लिए राइज
द साइड रेल्स, जो पेशेंट के साइड रेल्स होते हैं उसको, पेशेंट के जो साइड रेल्स होते हैं उसको ऊपर कर देंगे जिससे पेशेंट नीचे ना करे। साइड रेल्स फिर भी राइज टू प्रिवेंट द इंजरी, इंजरी से बचने के लिए, सीजर वगैरह आ गए तो पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए। तो रिस्टेंस द पेशेंट इन केस ऑफ एजिटेशन टू प्रोवाइड कैम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट लाइट पेशेंट, और पेशेंट को क्या है काम और क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए हमेशा, पेशेंट को काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में अवॉइड टू एजिटेशन, एजिटेशन से बचने के लिए, और पेशेंट को क्या करना है, पैसिव रेंज मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है जिसके कारण क्या होगा, टू रिलीज मसल्स, जो मसल टेंशन इन एक्टिविटी वो हो जाएगी। एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देंगे जो सीजर से बचाएंगे। टू अवॉइड मेडिटेशन टू इंड्यूस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वगैरह कम कर देगा। तो ये केयर प्लान था। नेक्स्ट और है अभी इसके अंदर ऑब्जर्व सीजर, और पेशेंट के सीजर को, अगर पेशेंट को दौरे वगैरह तो नहीं आ रहे वो ऑब्जर्व करेंगे, और सेडेशन अवॉइड ओवर सेडेशन, पेशेंट को ज़्यादा सेडेशन भी नहीं देंगे। अल्टर थॉट प्रोसेसन इन इफेक्टिव फैमिली कॉपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस इंजरी, आप प्रोमोटिंग कोटिंग फंक्शन और फंक्शन स्ट्रेंथनिंग फैमिली कॉपिंग्स। तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्रोवाइड इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, प्रोवाइड इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, सोशल कॉन्टैक्ट, इन्वॉल्व फैमिली पेशेंट केयर, प्रोवाइड फैसिलिटी टू टॉक पेशेंट्स, ये सब देंगे। तो उससे क्या पेशेंट को साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी से क्या होगा, टू स्टिमुलेट कॉर्टिकल लेवल्स, काम क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे टू ओवरकम सेंसरी डिप्रेशन। उसके बाद में प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द फैमिली, फैमिली को भी क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे भी क्या है इफेक्टिव कोग्निटिव फंक्शन काम करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलेलिथेसिस क्या होता है। कोलेलिथेसिस क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ऑफ स्टोन इन गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, कोलेलिथेसिस कहलाता है। उसके बाद में इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसकी इटियोलॉजी होती है, इसके क्या कारण है, बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन, बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो सकता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के कारण भी हो सकता है, कोई भी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। रैपिड वेट लॉस, अगर किसी का रैपिड वेट लॉस हो रहा है, जल्दी जल्दी वेट लॉस हो रहा है तो उसके कारण भी गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है। फाउंड इन पेशेंट विद द सिरोसिस, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंटों के अंदर हो सकती है। यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं उनके अंदर भी, उस पेशेंट के अंदर भी गाल ब्लैडर की स्टोन हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, और जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो ड्रग्स ली जाती है उनके कारण भी गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है। उसके बाद में क्या साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे इसके अंदर, तो साइन एंड सिम्टम के अंदर यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहता है, गाल ब्लैडर स्टोन यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहता है, बहुत कम सिम्टम देखने को मिलता है, लेकिन सेडी सीवियर इचिंग पेन सेंसेशन प्रेजेंट इन द एपिगैस्ट्रियम और राइट अपर क्वाड्रम विच रेडिएट टू राइट स्कैपुला एरिया टू राइट शोल्डर, और राइट शोल्डर और राइट स्कैपुला की तरफ पेन रहता है, और राइट अपर क्वाड्रम, ये अपर क्वाड्रम राइट साइड में है तो वहाँ पे ज़्यादा पेन रहेगा। राइट अपर क्वाड्रम एरिया के अंदर पेन, एपिगैस्ट्रियम में पेन हो सकता है, बीच के अंदर थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर वगैरह हो सकता है। और इनटॉलरेंस ऑफ सर्टेन फूड्स, और सर्टेन फूड्स को इनटॉलरेंट करेगा, उसके कारण क्या होगी, नोजिया, वोमिटिंग, लो ग्रेड फीवर, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। पेशेंट में नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, और लो ग्रेड फीवर और जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करोगे उसका, तो मैनेजमेंट में ओपन कोलेस्टेक्टोमी कर सकते हैं, यानी ओपन करके उसकी गाल ब्लैडर से स्टोन निकाल के रिमूव कर देंगे, गाल ब्लैडर से ये सीधा ओपन करके उसकी स्टोन को निकाल देंगे, स्टोन को रिमूव कर देंगे। उसके बाद में लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोप के द्वारा, जो लेप्रोस्कोप के द्वारा, ये तो हो गया डायरेक्ट, क्या करेंगे डायरेक्ट स्किन को काट के सीधा ओपन करके गाल ब्लैडर से स्टोन निकाल देंगे, और ये लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकालते हैं, सीधा लेप्रोस्कोप डाल के उसके द्वारा स्टोन को निकालना क्या कहलाता है, लेप्रोस्कोपी कर देंगे। उसके बाद में इंट्रा ऑपरेटिव
कोलेंजियोग्राफी विथ कोलेस्टोस्कोपी। और इसके अंदर भी क्या है, स्टोन को रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर कोलेंजियोग्राफी, कोलन के अंदर एक स्कोपी होता है, स्कोपी डाल के कोलेडोकोलियोस्कोपी है, जो डाल के क्या करते हैं, सीधा उसमें कैमरा जाता है, कैमरा अंदर जाके फिर वो एंजियोग्राफी मतलब प्लास्टिक करके जो गॉल ब्लैडर को ओपन करके वहां से स्टोन को रिमूव कर देते हैं। इसके द्वारा भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में प्लेसमेंट ऑफ टी ट्यूब इन द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, वहां पे टी ट्यूब इंसर्ट करके भी इसको निकाल सकते हैं, स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसका, तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करना चाहिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला है रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट देनी चाहिए पेशेंट को, सबसे पहला प्रॉपर रेस्ट देनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड है असेस लोकेशन, सीवियरिटी और कैरेक्टर ऑफ द पेन। और उसके जो पेन हो रहा है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो रहा है, उसकी वो असेस करना है, उसकी लोकेशन असेस करनी है, कहाँ पे एग्जैक्ट पेन हो रहा है, सीवियरिटी मतलब कितनी सीवियरिटी से पेन हो रहा है, और उसके कैरेक्टर क्या है, उसके गुण क्या है पेन के, कैसे पेन हो रहा है। और उसके बाद में तीसरा है एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन ऑफ पेन, और पेन को कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, जैसे एनाल्जेसिक मेडिसिन वगैरह देंगे। उसके बाद में असिस्ट टू गिव पोजीशन टू कंफर्टेबल, है ना, उसको क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, उसके कारण भी पेन कम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेट आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रिस्क्राइब, जो आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, आईवी फ्लूइड जैसे आरएल, डीएनएस, डेक्सोज वगैरह कुछ भी है तो वो उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेट एंटीइमेटिक ड्रग्स फॉर नोजिया वोमिटिंग, और नोजिया और वोमिटिंग को दूर करने के लिए एंटीइमेटिक ड्रग्स, उल्टी और मतलब यानी नोजिया को दूर करने के लिए एंटीइमेटिक ड्रग दी जाती है जो उल्टी को कम कर देगी। उसके बाद में मेंटेन नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन सक्शन, और उसको मेंटेन नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन सक्शन करेंगे, मतलब नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कर देंगे, एनजी ट्यूब डाल देंगे और उसका क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, तो उसे वो कर सकते हैं। उसके बाद में बिगिन फूड्स एंड फ्लूइड्स आर टॉलरेटेड, बिगिन फूड और फ्लूइड्स आर टॉलरेटेड मतलब ये फूड टॉलरेट करता है पेशेंट। इफ इज ए पोस्ट ऑपरेटिव ध्यान, ये तो हो गया अगर ये पहले क्या मैनेजमेंट करता है। अगर पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन करके आया तो क्या ध्यान में रखना है पेशेंट का, अगर ऑपरेशन हो गया है तो क्या ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड अमाउंट द टी ट्यूब ड्रेनेज एंड ब्लीडिंग अराउंड द साइड ऑफ इंसिजन। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे टी ट्यूब इंसर्ट की हुई है ना, एक टी ट्यूब आती है जो गॉल ब्लैडर में स्टोन करके वो ड्रेन किया जाता है, तो वो ऑब्जर्व करना है उसमें से ब्लीडिंग कितनी साइड हो रही है, वहाँ इंसिजन क्या है, ब्लीडिंग कितना आ रहा है। और रिप्लेस गोज ड्रेसिंग व्हेन बिकम द वेट एंड सॉलिड, अगर वहाँ पे जो गोज है वो ड्रेसिंग ज़्यादा वेट हो गई है, गीली हो गई है, तो उसको क्या करना है, रिप्लेस करना, चेंज करना है। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज इंस्ट्रूमेंट इन एक्टिविटी, डाइट, मेडिसिन एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करने हैं। जब जैसे वो डिस्चार्ज होता है तो उसके बारे में बताना है कि एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज लेने के बाद में डाइट क्या ले सकते हो, मेडिसिन क्या ले सकते हो, तो वो चीज़ें इसमें आती है। एक्सप्लेन सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक पेन, फीवर, जॉन्डिस, यूजुअल ड्रेनेज, और ये कुछ सिम्टम है कॉम्प्लिकेशन लाइक जैसे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं, फीवर, जॉन्डिस, यूजुअली ड्रेनेज वगैरह। इंकरेज ए रेगुलर फॉलोअप, और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप के लिए इंकरेज करना है। 10 नंबर है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्राइब, और जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको देनी है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसको एंटीबायोटिक आपको देनी है। ठीक है, ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बर्न, बर्न से क्या समझते हो, जलने से आप क्या समझते हो, क्लासिफिकेशन क्या है, नर्सिंग केयर क्या करोगे, बर्न पेशेंट की नर्सिंग केयर क्या करोगे, क्या समझते हो बर्न से आप। तो बर्न क्या होता है, किसी चीज से जल जाना ना, एनी इंजरी ऑफ टिश्यू ऑफ बॉडी कॉज बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स, रेडिएशन, गैस विच एक्सटेंड द इंजरी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, सेल्स, एजेंट, देयर नेचर ऑफ द एजेंट्स। तो कोई भी इंजरी हो जाना टिश्यू की जिसके अंदर क्या हो जाता है, या तो हीट के कारण, या कोई इलेक्ट्रिक करंट के कारण, या कोई केमिकल उसके ऊपर गिर जाने के कारण, या कोई रेडिएशन के कारण, या कोई गैस के कारण
ऐसी कोई इंजरी हो जाए जिसमें टिश्यू डैमेज हो जाए बॉडी के, तो वो क्या कहलाता है, बर्न कहलाता है। ठीक है, अब बर्न क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न कितने टाइप के होते हैं, तो बर्न का क्लासिफिकेशन है, तो बर्न का क्लासिफिकेशन है सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न। इसके अंदर अगर ऊपर से जल जाए, एकदम सुपरफिशियल स्किन जल जाए, एपिडर्मिस वगैरह लेयर जले, तो उसको क्या फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। जो बॉडी की सबसे ऊपर की लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, अगर वो जल जाए तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, उसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। जो एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व हो, ऊपर की एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व हो, तो वो फर्स्ट डिग्री या सुपरफिशियल बर्न कहलाता है। उसके बाद में पार्शियल बर्न कौन सा कहलाता है, थिकनेस सेकंड डिग्री बर्न कहलाता है, जिसमें एपिडर्मिस और एंड पार्ट ऑफ डर्मिस, इसके अंदर जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस और उसके नीचे वाली डर्मिस लेयर दोनों इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं सेकंड डिग्री बर्न, उसे पार्शियल थिकनेस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फुल थिकनेस बर्न, जिसे थर्ड डिग्री इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और एंटाइडर्मिस और उसके साथ में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। फुल थिकनेस ऑफ थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं उसे, जिसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फुल थिकनेस बर्न कहते हैं उसे। ये तीन टाइप के हैं बर्न, सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल बर्न और फुल थिकनेस बर्न, जिसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, जिसके अंदर सबसे पहले में एपिडर्मिस लेयर अगर इन्वॉल्व हो तो फर्स्ट डिग्री बर्न कहलाता है, अगर एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दोनों इन्वॉल्व हो तो सेकंड डिग्री बर्न कहलाता है, और थर्ड फुल थिकनेस में अंदर आता है थर्ड डिग्री बर्न, इन्वॉल्व द डर्मिस, एंटायर डर्मिस और सम सबक्यूटेनियस टिश्यू, अगर टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है। उसके बाद में नर्सिंग केयर ऑफ बर्न, बर्न के पेशेंट की क्या नर्सिंग केयर करनी चाहिए, तो मेंटेन ऑक्सीजनेशन एंड पेशेंट एयरवे, तो पेशेंट का क्या करना है, ऑक्सीजनेशन O2 लगानी है पेशेंट को, और पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, हमेशा एयरवे मेंटेन करना है। सबसे पहले है इसके अंदर प्रॉपर पोजीशन, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देनी है, जैसे पोलर पोजीशन, सेमी पोलर पोजीशन जो भी देनी है। रिमूव द सिक्रीशन, अगर पेशेंट के एयरवे में कुछ सिक्रीशन आ रहे हैं तो वो रिमूव करने हैं। आर्टिफिशियल एयरवे इफ इंडिकेट, अगर पेशेंट को जरूरत पड़ रही है तो आर्टिफिशियल एयरवे उसको पेशेंट को लगाना है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थ्रू द अप्रोप्रिएट मेथड, और पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है ना। O2 जो होता है ना, O2 ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं तब उसमें एयर बबल आते हैं, तो वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। असेस द ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी रेट और रिदम, डीप साइन ऑफ हाइपोक्सिया, पेशेंट के ब्रीथ साउंड असेस करने, रेस्पिरेटरी रेट असेस करनी है कि कितनी रेस्पिरेशन हो रही है ना, रिदम कैसी हो रही है, प्रॉपर रिदम है कि टेकिपीनिया है, क्या है वो रिदम चेक करना है। डेप्थ कैसी है, उसकी डेप्थ कैसी है वो भी चेक करना है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं है, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है ना। ऑब्जर्व द पेशेंट इरिथमा और ब्लिस्टरिंग ऑफ द लिप, बकल्स, मुकोसा इन इंक्रीज हॉर्सनेस, बर्न ऑफ फेस, नेक, चेस्ट, टेकल टिश्यू इन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन etc है ना। अगर ये ऑब्जर्व करना है पेशेंट का कैसे ब्लिस्टर वगैरह तो नहीं है, क्या कौन सा एरिया जला है, और उसकी वॉइस नहीं हो गई है, बर्न अगर फेस तो बर्न नहीं हो गया है, नेक तो बर्न नहीं है, चेस्ट तो बर्न नहीं है, ये सब चेक करना है। उसके बाद में मॉनिटर आर्टियल ब्लड गैसेस, ABG गैसेस मॉनिटर करना है, जो अभी पहले बताया था मैंने। ABG क्या होती है, आर्टियल ब्लड गैसेज होती है, जो वो मॉनिटर करना है। उसके अंदर पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस वगैरह का पता लगा सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का पता लगा सकते हैं। मॉनिटर पेशेंट विथ मैकेनिकल वेंटिलेटर, और मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो भी, उसको भी मॉनिटर करना है। इनकरेज द पेशेंट टू टर्न टेक डीप ब्रीथ कफ यूज टू इंसेटिव स्पायरोमेट्री, और पेशेंट को इनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग के लिए इनकरेज करना है, कफ एक्सरसाइज करनी है। और स्पायरोमेट्री आता है, जो स्पायरोमेट्री आता है ना, फूक मारने के लिए, फूक खींचने के लिए, उसको वो करना है। उसके बाद में एस्टैब्लिश फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब फ्लूइड इम्बैलेंस को एस्टैब्लिश करना है। बर्न पेशेंट के लिए फ्लूइड का क्या करना है, एस्टैब्लिश फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कभी भी पेशेंट में इलेक्ट्रोल जो बर्न हो जाता है उसमें फ्लूइड इम्बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो पेशेंट के ऑब्जर्व वाइटल साइन, सबसे पहले पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं, TPR BP चेक करना है, और उसके बाद में CVP मॉनिटर करना है, सेंट्रल वेन प्रेशर CVP मॉनिटर करना है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर चेक करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है,
यूरिन आउटपुट अगर प्रॉपर आ रहा है 30, अगर यूरिन आउटपुट 1 घंटे में 30 ml से कम आता है, तो अगर 30 ml से कम आता है तो पेशेंट डिहाइड्रेशन है ना। पेशेंट का यूरिन आउटपुट 1 घंटे में कम से कम 30 ml से ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद में साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड। अगर हाइपोवोलेमिया में डिहाइड्रेट है पेशेंट तो हाइपोवोलेमिया स्ट्रोक में भी जा सकता है, इसीलिए हाइपोवोलेमिया के साइन वगैरह पता करना चाहिए। ओवर हाइड्रेशन को भी पता करना चाहिए। पेशेंट में ज़्यादा फ्लूइड तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं दे दिया आपने, ओवर हाइड्रेशन तो नहीं हो गया, वो भी चेक करना है। वेट पेशेंट डेली, है ना, पेशेंट का डेली वेट करना है, पेशेंट का वजन चेक करना है, डेली वेट चेक करना है, उससे भी पता चलता है। मॉनिटर मेंटल स्टेटस और सेंसोरियम, पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करना है। पेशेंट की आईवी लाइंस और रेगुलर फ्लूइड अप्रोप्रिएट रेट एज प्री सब्सक्राइब, और पेशेंट को जो आईवी लाइन है वो चेक करनी है, पेशेंट की आईवी लाइन सही लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, और जो फ्लूइड रेट है, जिस रेट से पेशेंट को देना है, जितनी रेट से देना है वो अप्रोप्रिएट रेट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फ्लूइड उस रेट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका पता लगाना है। एलिवेटेड हेड एंड बर्न एक्सट्रीमिटीज, और जो चीज़ एरिया है ना, सबसे पहले हेड को एलिवेट करना है, और जो एरिया जल गया है, जैसे पैर जल गया है तो उस पैर को, एक्सट्रीमिटीज को क्या करना है, एलिवेट करना है, उस चीज़ को एलिवेट करना है, ऊपर उठाना है, जिससे क्या ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई हो सके। ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स फॉर डेफिशिएंसी एक्सट्रीम सीरम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस बाइकार्बोनेट एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट्स वैल्यू। तो इसमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, पता लगाना है कि इसके अंदर सोडियम की कमी तो नहीं है, पोटेशियम की तो कमी नहीं है, कैल्शियम की तो कमी नहीं है, फास्फोरस की तो कमी नहीं है, बाइकार्बोनेट की कमी नहीं है। तो ये लैब रिपोर्ट से पता करना है, उसमें किस चीज़ की कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए वो चीज़ दी जाती है वापस। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन और सेप्सिस, सेप्सिस और इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, सेप्सिस और इन्फेक्शन से बचाने हैंड वॉश केयरफुली, हमेशा सेप्सिस और इन्फेक्शन बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हैंड वॉश, प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाता है। एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग एजेंट बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, पेशेंट केयर करने से पहले जो जैसे एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जैसे स्पिरिट वगैरह आता है, और हैंड वॉश के लिए सेवलॉन वगैरह आते हैं, ऐसे यूज करने चाहिए, जो बैक्टीरिया के लिए एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज करने चाहिए क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। वियर आइसोलेशन ग्लव्स फॉर प्लास्टिक एप्रॉन फॉर पेशेंट कॉन्टेक्ट, और पेशेंट के कॉन्टेक्ट में जाने के लिए, कॉन्टेक्ट में जाते हो तब पेशेंट के कॉन्टेक्ट में जाने से पहले एप्रॉन पहन के जाना चाहिए, प्लास्टिक एप्रॉन वगैरह, जो पेशेंट में इन्फेक्शन ना फैले। और पेशेंट को क्या करें, आइसोलेट कर दें, अलग एक रूम दे दें। वियर आइसोलेशन और ग्लव्स, कवर हेयर एंड यूज मास्क व्हेन द पेशेंट वुंड आर एक्सपोज ऑफ ड्यूरिंग स्टाइल प्रोसीजर, और स्टाइल प्रोसीजर करते समय हमेशा हेयर को कवर करें, और क्या करें, मास्क लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, हेयर को कवर करें, हेयर को कवर करें, मास्क लगा के रखें। अब है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके बाद में यूज क्लीन स्टाइल, हाँ इसी के आगे है यूज क्लीन स्टाइल ग्लव्स फॉर पेशेंट, और पेशेंट को हमेशा यूज क्या करने चाहिए, क्लीन और स्टाइल ग्लव्स यूज करने चाहिए, स्टाइल और क्लीन ग्लव्स यूज करने चाहिए, जो साफ ग्लव्स है, स्टाइल ग्लव्स है वो यूज करने चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक का यूज करने चाहिए वुंड क्लीनिंग, वुंड केयर के लिए, जब पेशेंट का वुंड केयर करते हो, बर्न हो गया वहाँ पे, तो वो एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए प्रॉपर। और चेंज आईवी लाइन ट्यूबिंग अदर इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड, अगर आईवी लाइन अगर ब्लॉकेज हो रही है, फ्लेबाइटिस हो गया है, रुक रही है, और कुछ टाइट हो गई है वेन्स, आर्टरी वेन्स सॉरी, तो वो क्या है, आईवी लाइन चेंज करनी चाहिए। वैसे मोस्टली 48 या 72 आवर्स के अंदर चेंज कर देनी चाहिए, यानी 4 दिन के अंदर लगभग चेंज करते हैं, 3-4 दिन के अंदर। तो एडमिशन एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी प्रिस्क्राइब, और पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है इन्फेक्शन से बचने के लिए, और टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी लगा सकते हैं, क्रीम वगैरह भी उससे बर्न हो गया वहाँ पे लगाना चाहिए। असेस वुंड डेली लोकल साइन ऑफ इन्फेक्शन, स्वेलिंग, रेडनेस, प्लूरेंट ड्रेनेज और डिस्कलरेशन, और पेशेंट का वुंड क्या है डेली असेस करना चाहिए, वहाँ से कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, प्लूरेंट डिसीज वगैरह तो नहीं हो रहा है, डिस्कलरेशन तो वगैरह नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्व मेंटल स्टेटस, पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी चाहिए, बाउल साउंड वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो चेक करना चाहिए। असेस इंक्रीज पल्स रेट
डिक्रीज बीपी, चेंज आउटपुट। और क्या करना है, एसेस करना है अगर पेशेंट की पल्स रेट बढ़ गई है, टेकिकार्डिया हो गया है, तो वो एसेस करना है ना। डिक्रीज बीपी, अगर पेशेंट की बीपी कम हो गई है, पेशेंट का हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, चेंज आउटपुट, फेस फ्लैशिंग, फीवर वगैरह आ रहा है, तो ये असेस करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन बाद में। एसेस द प्रमोट ऑप्टिमल पर्सनल हाइजीन, मेंटेन कैथेटर केयर और नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब केयर। हर पेशेंट को अगर कैथेटर वगैरह लगे हुए हैं ना, पेशेंट को अगर हाइजीन मेंटेन करनी है, उसके बाद में कैथेटर लगा हुआ है पेशेंट को और नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी है, एनजी ट्यूब लगी हुई है, तो वो उसकी केयर करनी है प्रॉपर। उसके बाद मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो इसके लिए तो प्रोवाइड ए वार्म इन्वायरमेंट थ्रू द हीट, लाइट और ब्लैंकेट्स वगैरह। पेशेंट को वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइट से हीट करेंगे और ब्लैंकेट उसको प्रोवाइड करेंगे। वर्क क्विकली व्हेन डूइंग वुंड केयर, इम्यूनाइज एक्सपोजर, और अगर वुंड केयर मिनिमाइज करनी है एक्सपोजर, तो क्विकली काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मॉनिटर रेक्टल टेम्परेचर, और पेशेंट का रेक्टम का टेम्परेचर चेक करना है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन कर सके। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर, अगर पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है ना, पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर कुछ हो गया है, फीवर आ गया है पेशेंट को, तो एंटीपायरेटिक टेबलेट देंगे फीवर को कम करने के लिए। उसके बाद इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब के द्वारा पेशेंट को फूड प्रोवाइड कराएंगे। लो इंटरमीडिएट सक्शन, एंटी बाउल साउंड रिटर्न्स, और कभी कभी पेशेंट का लो इंटरमीडिएट सक्शन भी करेंगे। ऑस्कल्टेट बाउल साउंड एवरी 4 आवर, और पेशेंट का बाउल साउंड सुनेंगे हर 4 घंटे से, पेशेंट को बाउल साउंड, प्रॉपर बाउल साउंड है कि नहीं है। प्रायर टू ट्यूब फीडिंग, एस्पिरेट स्टोमक कंटेन, चेक द रिसाइडल अमाउंट ऑफ पीएच गैस्ट्रिक कंटेन, उससे क्या करेंगे, स्टोमक जो कंटेन है चेक करेंगे, सबसाइड पीएच गैस्ट्रिक कंटेन को, पीएच चेक करेंगे गैस्ट्रिक कंटेन का। उसके बाद में नेक्स्ट अमाउंट एडमिनिस्टर हिस्टामिन ब्लॉकर्स, हिस्टामिन ब्लॉकर और एंटासिड प्रिस्क्राइब, अगर पेशेंट को एसिडिटी वगैरह हो रही है, हिस्टामिन ब्लॉकर देंगे और एंटासिड प्रोवाइड कराएंगे। ऑब्जर्व स्टूल और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन टू फॉर अकल्ट ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को अकल्ट ब्लड आ रहा है तो ऑब्जर्व स्टूल को ऑब्जर्व करेंगे और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन देखेंगे, है ना। ऑब्जर्व स्टूल एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेट फॉर अकल्ट ब्लीडिंग, अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है तो ऑब्जर्व करेंगे। रिड्यूस पेन और एंजाइटी, पेन और एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, एसेस द पेन, पेशेंट का पेन एसेस करेंगे। एडमिनिस्टर नार्कोटिक्स या एनाल्जेसिक, कुछ ड्रग्स जो पेन किलर ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं आईवी के थ्रू। मॉनिटर प्रिस्क्राइब, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स फॉर नार्कोटिक्स, तो और जो प्रिस्क्राइब की हुई है नार्कोटिक्स है उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, क्योंकि नार्कोटिक्स कभी कभी क्या रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर सकती है, इसके लिए रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इंकरेज द रिलैक्स टेक्निक्स, पेशेंट को रिलैक्स टेक्निक्स के लिए इंकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, रिएश्योरेंस रिलेटेड बॉडी इमेज एड्रेस, पेशेंट की जो बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई है जलने के कारण, इसलिए पेशेंट को क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कोई बात नहीं ऐसा करके। गिव इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल केयर, और पेशेंट को मेडिकल केयर की इंफॉर्मेशन देंगे। ये हो गया बर्न का मैनेजमेंट, ठीक है, बर्न का मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कंजक्टिव हार्ट फेलियर, साइन एंड सिम्टम कंजक्टिव हार्ट फेलियर, राइट द मैनेजमेंट, राइट द मैनेजमेंट। तो कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, उसका मैनेजमेंट। तो
कंजेक्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिजल्ट फ्रॉम हार्ट इनएबिलिटी टू पंप द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेसेसरी टू मीट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो कंजेक्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हार्ट ब्लड पंप करता है वो उतनी अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो अपनी बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट में नहीं पहुंच पाता, उसको कंजेक्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिजल्ट फ्रॉम हार्ट इनएबिलिटी टू पंप, उसमें उतने अमाउंट में पंप करने की एबिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो नेसेसरी है, जितनी जरूरत है हमारी बॉडी को, वो मेटाबॉलिक रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी वो पूरी नहीं हो पाती है, उसे क्या कहते हैं, कंजेक्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर अगर किसी पेशेंट को कंजेक्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो क्या सिम्टम नजर आएंगे। कंजेक्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो सिम्टम आएंगे लेफ्ट साइड का, अगर हार्ट फेलियर हो गया पेशेंट के राइट और लेफ्ट साइड का अलग अलग टाइप का हार्ट फेलियर हो सकता है। जैसे ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो गया तो कंजेक्शन ऑफ लंग्स, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर तो क्या हो जाएगा, कंजेक्शन ऑफ लंग्स, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड प्रॉपर पंप नहीं कर रही तो लंग्स क्या, ये पल्मोनरी किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा इधर आता है ना ब्लड, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लंग्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा और प्रॉपर आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कंजेक्शन लंग्स हो जाएगा। उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसके अंदर क्या सिम्टम आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, डिप्सिया देखने को मिलेगा ब्रीदिंग में, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल हो जाएगा, ऑर्थोपेनिया हो जाएगा, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, जो लंग्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि वो ब्लड आगे पंप नहीं कर पा रहा है तो लंग्स वाले एरिया के अंदर क्या हो रही, स्वेलिंग हो जाएगी। ऑर्थोपेनिया, पल्मोनरी इडिमा, कफ, ड्राई अनऑपरेटिव ऑकरिंग एट नाइट, उससे क्या है, पेशेंट को खांसी आएगी, ड्राई होगा, अनप्रोडक्टिव ऑकरिंग एट नाइट, और नाइट में ज़्यादा होगी, फैटिक रहेगा, इंसोमिया रहेगी, नींद आएगी, रेस्टलेसनेस होगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ये है लेफ्ट साइड की अगर हार्ट फेलियर हो गया तो। अगर राइट साइड में हो गया तो क्या होगा, राइट साइड में अगर हार्ट फेलियर हो गया तो कंजेक्शन ऑफ सिस्टेमिक वेन और कैपिलरीज। अगर राइट साइड में हो गया, मैंने बताया था ये तो लेफ्ट साइड में हो गया तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा था वो तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या, कहाँ से ब्लड आ रहा था, लंग्स से, और लेकिन राइट साइड में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, वो तो वेन से आता है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वेन और कैपिलरीज के अंदर, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, कंजेक्शन हो जाएगी। इडिमा पुटिंग एंकल्स, और वहाँ पैरों में एंकल्स वगैरह में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, और उसका वजन बढ़ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होगा। डिस्टेंशन नेक वेन, और उसकी जो नेक की वेन है वो भी स्वेलिंग हो जाएगी ना, डिस्टेंसेस होगी, क्योंकि आगे क्या है, ब्लड क्या हो रहा है, पूरा पंप नहीं कर पा रहा है, तो वेन्स के अंदर जो है ब्लड बढ़ रहा है, तो डिस्टेंशन और नेक वगैरह हो रहा है। अपर एब्नॉर्मल पेन ड्यू टू लिवर इंजेक्शन, है ना, और अपर एब्डोमिनल पेन होगा ड्यू टू लिवर कंजेक्शन। उसके बाद में क्या होगा, फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा। एसाइटिस देखने को मिलेगा, पेट में स्वेलिंग आ जाएगी, एसाइटिस देखने, पानी बढ़ जाएगा पेट में, है। एनोरेक्सिया, नोजिया, और पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नोजिया जैसे लगेगा, नक्चुरिया होगा, वीकनेस होगी, ठीक है, वीकनेस देखने को मिलेगी। अब कार्डियोवैस्कुलर फाइंडिंग इन बोथ टाइप्स, अब बोथ टाइप में क्या होगा, अगर कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोमेगली हो जाएगा, मतलब हार्ट बड़ा हो जाएगा, मेगली मतलब बड़ी हो जाती है, साइज में बड़ा हो जाना, कार्डियोमेगली देखने को, और वेंट्रिकुलर गोलैप हो जाएगा, रैपिड हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डेवलप ऑफ द पल्स अल्टर, और डेवलपमेंट ऑफ पल्स अल्टरनेट होने को देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कंजेक्टिव हार्ट फेलियर के अंदर 3D है, एक है क्या चीज़ होती है, 3D होती है। 3D के अंदर क्या होता है, 3D के अंदर 3D में पहला है डाइट, दूसरा है डिगॉक्सिन टैबलेट आती है, और डाययूरेटिक्स आती है ना। तो ये डाइट
3D का इसमें मोस्टली ध्यान रखा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट का, फिर डिजोक्सिन टैबलेट का और डायबिटिक्स का। डिजोक्सिन टैबलेट क्या करती है, हार्ट रेट को भी कम करती है और आउटपुट को भी कम करती है ना। और अगर किसी की हार्ट रेट 60 से कम हो अगर, तो उसको डिजोक्सिन नहीं देनी चाहिए। डायबिटिक्स क्या करती है, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ाएगी, पेशेंट में से फ्लूइड अगर एक्स्ट्रा है तो वो उसको निकालेगी। उसके बाद में पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट देनी चाहिए और सेमी रिकमेंडेड पोजीशन फॉर आर्म चेयर, एलिवेटेड हेड एंड द बेड, और उसको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे पोजीशन क्या होनी चाहिए, आर्म चेयर और एलिवेटेड हेड को एलिवेट करके पोलर पोजीशन दे सकते हो या रिकमेंडेड पोजीशन दे सकते हो। उसके बाद रिलीव स्ट्रेस, एंजाइटी, एडमिशन ऑफ हाइपोटोनिक्स ऑफ स्लीप है। स्ट्रेस को कम करने के लिए उसको क्या, एंजाइटी, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं। हिप्नोटिक्स जो आती है, हिप्नोटिक्स जो क्या करती है, नींद सोने में हेल्प करती है, जो पेशेंट को स्लीपिंग कुछ ड्रग्स होती है जो हिप्नोटिक ड्रग्स होती है। रिस्ट्रिक्ट सोडियम और फैट कैलोरी इन डाइट, पेशेंट को कभी भी सोडियम और फैट वाली डाइट नहीं देनी है हार्ट वाले पेशेंट को। अवॉइड यूज टू मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर ऑर्डर, कोई भी बिना डॉक्टर के ऑर्डर के उसको कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, ठीक है। अवॉइड टू मेडिकेशन कंटेनिंग एक्सेसिव सोडियम और पोटेशियम लाइक कफ सिरप और सेडेटिव, और ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है जिसमें क्या है, सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसी कोई भी दवाई नहीं देनी है पेशेंट को। ऑब्जर्व वाइटल साइंस और चेस्ट फॉर क्रेकल और विसेस, और पेशेंट को क्या है, वाइटल साइंस ऑब्जर्व करने हैं। उसके अंदर ऑस्टोटेस करना है चेस्ट ट्यूब से कि उसको विसिंग साउंड तो नहीं आ रहे, क्रिकल साउंड तो नहीं आ रहे। तो ऑब्जर्व ऑफ काइम स्टॉक रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन आता है काइम स्टॉक रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन बढ़ जाए और टेकीपीनिया और रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाए तो इसके अंदर क्या रहता है, एपनिया देखने को मिलता है। काइम स्टॉक रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रीदिंग लेते लेते कभी कभी एकदम से सांस हल्की सी रुक जाती है, तो एपनिया देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं, तो वो काइम स्टॉक रेस्पिरेशन, इसको क्या ऑब्जर्व करना है, पेशेंट में एपनिया तो नहीं आ जाए, ये इस चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट बिकॉज द डायबिटिक्स गिवन, पेशेंट को डायबिटिक्स दे रहे हैं यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो हमेशा क्या इनटेक और आउटपुट चेक करते रहना है। पेशेंट को कितना पानी दिया, कितना पेशेंट ने यूरिन किया, कितना निकाला, वो सब चेक करना रहना है। एडमिनिस्टर डायबिटिक इन द मॉनिटर टू अवॉइड डिस्टर्बेंस एट नाइट, और कभी भी जो डायबिटिक्स है वो हमेशा नाइट में नहीं देनी चाहिए, कभी देनी चाहिए। डायबिटिक्स जो है हमेशा मॉर्निंग में देनी चाहिए, अगर आप इवनिंग में दे दोगे तो पेशेंट क्या नाइट में यूरिन करने के लिए जाएगा, इसलिए हमेशा पेशेंट को क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में डायबिटिक्स देनी चाहिए। वेट ऑफ द पेशेंट डेली असेस विद एडिमा कंट्रोल, और पेशेंट का डेली वेट चेक करना चाहिए एडिमा को कंट्रोल करने के लिए। एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन आफ्टर काउंटिंग द पल्स रेट, और क्या करनी चाहिए, एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन पल्स रेट मैंने बताया था, डिजॉक्सिन देते समय हमेशा पल्स रेट को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर 60 से पल्स कम आ रही है तो डिजॉक्सिन नहीं देते हैं ना, इसलिए इट शुड बी नॉट लेस देन 60 पर मिनट। देखो आगे लिखा हुआ भी है, जब अगर 60 से हार्ट रेट कम है, 60 बीट से कम है तो उसको नहीं देते, डिजॉक्सिन को नहीं देते। Assess for sign and symptom for electrolytes, imbalance like weakness, muscle cramps और confusion। अगर पेशेंट के साइन एंड सिम्टम चेक करने हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए, अगर पेशेंट को मसल क्रैम्प, कंफ्यूजन वगैरह आते हैं तो वो शायद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इसके लिए असेस करना है। प्लान एक्टिविटी प्रोग्रेस प्रोग्राम, और प्लान एक्टिविटी प्रोग्रेस प्रोग्राम मतलब उसकी जो डिजीज में प्रोग्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको देखना चाहिए। इंकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को बोलना चाहिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उसके लिए इंकरेज करना है। एडमिनिस्टर्स मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, और जो डॉक्टर ने जो एडवाइस की है वही मेडिसिन देनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। रेस्ट और अवॉइड एक्सरसाइज, ज़्यादा प्रॉपर रेस्ट करने के लिए और ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को, क्योंकि हार्ट पे लोड पड़ता है ज़्यादा। उसके बाद में है एक्टिविटी प्रोग्रेस प्रोग्राम, मेडिकेशन और अवॉइड एक्सेसिव ईटिंग और ड्रिंकिंग, ज़्यादा
खाना भी नहीं है, ज़्यादा पीना भी नहीं है। अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग। टीच टेकिंग पल्स बिफोर जिडिनस, मतलब हमेशा पेशेंट को बताना है, उसे टीच करना है कि डिजोक्सिन टैबलेट लेने से पहले पल्स को रीड करना है। रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है। वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पेशेंट को बताना है। एक्सेसिव वेट गेन, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, नेक्टूरिया जैसे सिम्टम देखने हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे? कार्डियक, ग्लाइकोसाइड, डायूरेटिक, वेसोडाइलेशन, पॉजिटिव इंटरलोपिक्स और एसिडी इनहिबिटर, ये कुछ मेडिसिन दी जाती है। और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ही है उसका, क्या कर दो? हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सीधा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो उसकी क्या नर्सिंग केयर करनी चाहिए? तो नर्सिंग केयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ऑब्टेन फ्रॉम हेल्थी डोनर। हमेशा क्या किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहाँ से लिया जाता है? हेल्थी डोनर से लिया जाता है। एबीओ ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग हैज बीन डन विद द रिसिप्ट्स। तो हमेशा क्या करना चाहिए? एबीओ ब्लड ग्रुप की जांच करनी चाहिए, उसके बाद में क्रॉस मैचिंग करना चाहिए। ये सबसे पहला काम है, क्रॉस मैचिंग करना और एबीओ ग्रुप की जांच करना। उसके बाद में यूनिट ऑफ ब्लड इज कलेक्ट फ्रॉम द डोनर, इज स्टोर इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सिट्रेट डेक्सोज और सिट्रेट फास्फेट। और वो क्या है? वहाँ से यहाँ से यूनिट से लेते हैं तो वहाँ प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सिट्रेट डेक्सोज और सिट्रेट फॉस्फेट का वो होना चाहिए। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम रेफ्रिजरेटर मोर देन 30 मिनट्स। और जो रेफ्रिजरेटर है उससे कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा उसको पहले नहीं निकालना है। वेरीफाई द पेशेंट इज आइडेंटिफाई, पेशेंट को वेरीफाई करना है सबसे पहले कि किसी कौन से पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है, उसको प्रॉपर वेरीफाई करना है, उसी पेशेंट को चढ़ाना है। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर, और पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले प्रोसीजर के बारे में बताना है कि हम आपको ब्लड चढ़ाने वाले हैं, ये प्रोसीजर के बारे में प्रॉपर उसको बताना है। पर्पज ऑफ आउटकम, क्यों चढ़ा रहे हैं उसका पर्पज बताना है। लेंथ ऑफ द प्रोसीजर, कितने टाइम लगेगा इसके अंदर ब्लड चढ़ाने में, कम से कम 4 घंटे लगते हैं, तो ये कितना टाइम लगेगा उसके बारे में बताना है। एडवर्स इफेक्ट लाइकली टू अकर, इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वो उसके बारे में पेशेंट को बताना है। और पेशेंट को चढ़ाने से पहले वाइटल साइन चेक करने हैं, पेशेंट के टीपीआर बीपी वगैरह चेक करने हैं। असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट नियर द पेशेंट बेड साइड, फ्लश टू द ट्रांसफ्यूजन सेट विद नॉर्मल सलाइन। और जो भी असेसमेंट जो भी इक्विपमेंट है वो बेड के पास में होने चाहिए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चढ़ाते समय आपके पास में प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे बीटी सेट वगैरह और कुछ है जैसे बीटी सेट और ब्लड बैग, आईवी लाइन, न्यू आईवी लाइन डालनी चाहिए। 18 नंबर का इंट्रागेज लगा के और लगाना चाहिए। प्रिपेयर द वेन पंचर साइड, लेफ्ट साइड द मुलेटी परफॉर्म द लार्ज वेन, और हमेशा क्या है लार्ज वेन देखनी है, अच्छी वेन देखनी है जिसमें 18 नंबर कैनुला लग सके, है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। चेक द पेशेंट एब्नॉर्मलिटीज, चेक द पेशेंट फॉर abnormal color, cloudiness, excessive air, expiry date, blood groups, etc. before starting infusion. ब्लड इन्फ्यूजन मतलब करने से पहले पेशेंट ब्लड का कलर चेक करना है, ब्लड में क्लोटिंग वगैरह तो नहीं है, एयर एसेस वगैरह चेक करनी है, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करनी है पेशेंट की, एक्सपायरी डेट चेक करनी है ब्लड बैग की, एक्सपायर तो नहीं है वो वगैरह चेक करना है। ग्रुप कौन सा है, ब्लड कौन सा ग्रुप का है, ए का, बी का है, कौन सा है, ओ का है, बी का है, वो चेक करना है प्रॉपर, वो तो ध्यान में रखना है। स्टार्ट इन्फ्यूजन स्लोली, हमेशा ब्लड स्टार्ट करने से पहले स्लो चढ़ाते हैं, धीरे धीरे एकदम स्लो स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग बेड साइड फॉर 15 से 30 मिनट आफ्टर स्टार्टिंग इन्फ्यूजन, ऑब्जर्व एनी रिएक्शन। और क्या है 15 से 30 मिनट कोई भी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्ट में जब ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके टाइम क्या होता है, पेशेंट को कोई ना कोई रिएक्शन हो सकती है। अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन होती है तो तुरंत ब्लड को स्टॉप कर देना चाहिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसे चढ़ाना चाहिए। कोई भी जैसे सिवलिंग आ गई, फीवर आ गया पेशेंट को, कोई रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो जल्दी ये बंद कर देना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए ब्लड को, और नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इफ
नॉन अकरिंग देन इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर कोई रिएक्शन ना हो, कोई भी रिएक्शन ना हो तो उसे क्या करना है, उसके बाद में अगर कोई भी रिएक्शन ना हो तो उसके बाद में फ्लो रेट बढ़ा सकते हैं ना, पहले स्लो लगाना है। अगर वो कोई भी रिएक्शन ना हो तो उसके बाद में आप उस फ्लो रेट को बढ़ा सकते हैं। ऑब्जर्व पेशेंट क्लोजली थ्रू द आउट इन्फ्यूजन, टेक वाइटल साइंस ओवरली, और ब्लड चढ़ाते टाइम हर 1 घंटे से वाइटल साइंस पेशेंट के चेक करते रहना है। चेक पोजीशन टू द एक्सट्रीम ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन अफेक्ट द रेट ऑफ फ्लो, और जो पोजीशन वगैरह है उसके हाथ की वो चेक करने हैं, जिससे क्या है फ्लो रेट तो चेंज नहीं हो रही है, फ्लो रेट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसके लिए उसे चेक करते रहना है। उसके बाद में चेक द पंचर साइड्स फॉर इरिथेमा स्वेलिंग लीकेज, और वहाँ जहाँ पे इंट्राकेनुलर लगा है वहाँ की पंचर साइड को चेक करना है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, लीकेज तो नहीं हो रहा, उस चीज़ को चेक करनी है। स्टॉप द प्रोसीजर, इन्फॉर्म द फिजिशियन एलर्जी रिएक्शन। देखो कोई भी अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो क्या करना है, इन फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर यानी जो फिजिशियन रहता है उसको इन्फॉर्म करना है। जैसे कोई भी रिएक्शन क्या हो सकती है, चिल्स हो सकता है, जैसे ठंडी लगना, एकदम कंपकपी आना, फीवर आ सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है मतलब बीपी का कम हो जाना, और नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। ऐसी कोई रिएक्शन आती है ब्लड चढ़ाते टाइम तो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, स्टॉप कर दे, बंद कर दे उसको। उसके बाद में ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द लिस्ट 1 आवर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, टेक वाइटल साइंस, और पेशेंट को क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चढ़ने के बाद में भी 1 घंटे तक क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। रिकॉर्ड द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट चार्ट, और ये प्रोसीजर करने के बाद में कहाँ रिकॉर्ड में लिखना है, ठीक है, पेशेंट का रिकॉर्ड में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, चेस्ट ट्यूब और नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटीज और नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कोलोस्टोमी। 4 क्वेश्चन है, तो इसमें तो पहला क्वेश्चन है केयर ऑफ पेशेंट विद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अभी मैंने बताया था कि क्या करते हैं, कैंसर सेल के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कीमोथेरेपी में दिया जाता है। चलो थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास हम अगली क्लास में लेंगे, नेक्स्ट आगे से यहाँ से पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।